तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। शहनाई वादक कौन है? तो यहाँ पर सेकंड सेट में भी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनके प्लेयर्स का नाम पूछा गया है, तो अभी मैं सारा कुछ कवर कर देता हूँ इसी सवाल में। शहनाई वादक की बात करें तो प्रसिद्ध शहनाई वादक नाम आता है बिस्मिल्लाह खान का। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक जिन्हें भारत रत्न 2001 में दिया जा चुका है। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी चारों ही अवार्ड, प्रथम भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण 1980 में दिया जा चुका है और पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में, यानी सभी चारों ही जो हाईएस्ट नागरिक सम्मान है वो इन्हें मिल चुके हैं। अब बात कर रहे हैं शहनाई वादक की, तो बिस्मिल्लाह खान के अलावा अली अमजद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये भी शहनाई वादक प्लेयर हैं। तो अली अमजद का नाम याद रखना शहनाई वादन में। और मैं बात करूं बिस्मिल्लाह खान की, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले ये तीसरे शास्त्रीय संगीतकार हैं। प्रथम कौन है जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला? तो एस सुब्बालक्ष्मी, उसके बाद रविशंकर। अब अदर अपन बात करें तो सरोद वादक में अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये हैं सरोद वादक। इसमें अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान और अमजद अली खान, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। सितार वादक में पंडित रविशंकर का नाम आता है प्रमुख रूप से, उमाशंकर मिश्र का नाम आता है, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान भी सितार वादक हैं, वंदे हसन, शाहिद परवेज, ये सभी सितार प्लेयर हैं। तबला में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुद्दई महाराज, किशन महाराज, कंठे महाराज, सुखविंदर सिंह, लतीफ खां, ये तबला वादक। संतूर में देखेंगे तो शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तो संतूर वादक का ऑलरेडी सेकंड सेट में आ चुका है। बांसुरी में हरिप्रसाद, चौरसिया का नाम आता है, पन्नालाल घोष का आता है, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, ये सभी बांसुरी वादक। पखावज में देखेंगे तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह रहमान, ये पखावज है। और वायलिन में टी एन कृष्णन है, एल सुब्रमण्यम है, डॉक्टर एन राजम का नाम आता है। नेक्स्ट वाला देखिएगा, हॉर्नबिल किस राज्य का त्योहार है? हॉर्नबिल की बात करें तो ये नागालैंड का फेस्टिवल है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, हॉर्नबिल नागालैंड का। अब हॉर्नबिल से मिलता जुलता नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल, जो पूरा नाम पक्के पागा हॉर्नबिल है, ये नागालैंड का न होकर अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव आपको पूछे तो आप कहेंगे पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का, और केवल हॉर्नबिल है ये नागालैंड का है। नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? नेपाल भारत के आप देखेंगे ये नेपाल है, ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व में नेपाल आ जाता है। और इसी प्रकार चाइना भी उत्तर पूर्व में आ जाता है। पाकिस्तान आप देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान आ जाता है। श्रीलंका नीचे आता है, पूर्व में आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। इसी टाइप से उत्तर पूर्व में आपको भूटान देश है, बांग्लादेश यहाँ पर पूर्व में आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, जब देश की नेबरिंग कंट्री की बात आई है तो भारत से जो टच होने वाले ये सवाल है, न जाने कितनी बार टीसीएस कंपनी ने पूछा है। अभी दोस्तों लेटेस्ट एचसीएम एग्जाम में भी ये सवाल देखने को मिला है, तो ये बाउंड्री में आपको बता देता हूँ। हाईएस्ट जो भारत की बाउंड्री सीमा साझा होती है वो बांग्लादेश के साथ में 4096 किलोमीटर होती है। उसके बाद चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर होती है। नेपाल के साथ में दोस्तों 1751 है, 1751, नेपाल के साथ में 1751, और नेपाल से थोड़ी कम म्यांमार की है 1643 है। और भूटान के अभी हाल में पूछा गया, भूटान की 799 और सबसे कम अफगानिस्तान की 106। इस प्रकार भारत की टोटल स्थलीय बाउंड्री हो जाती है, लैंड बॉर्डर हो जाती है 15,106 किलोमीटर। इसमें आपकी बात करूं भारत की में तटीय बाउंड्री की, तो कोस्ट लाइन जो बाउंड्री है भारत की वो 7,516 किलोमीटर, जिसमें आइलैंड क्षेत्र भी इंक्लूड है। और बाकी यहाँ पर जो भारत की सीमा साझा करने वाले देश हैं उनसे कौन से राज्य टच होते हैं, ये भी सवाल टीसीएस ने बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा है। तो बांग्लादेश जो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री साझा होती है उसमें आपके राज्य 5 आ जाते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 5 राज्य हैं, ये बांग्लादेश के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार नेपाल के साथ में। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, यूटी, जम्मू कश्मीर। और भारत भूटान जो 699 किलोमीटर है, इसको साझा करने वाले 4 राज्य हैं। भारत भूटान में 4, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भारत भूटान। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे चाणक्य हैं, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। अब प्रमुख बुक जहां से टीसीएस कंपनी सवाल पूछती है वो है अष्टाध्यायी बुक के लेखक पाणिनि, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, गीत गोविंद के दोस्तों जयदेव याद रखिएगा, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेदव्यास, विक्रमांक चरित के बिलहण है पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदय, राज तरंगिणी के कलण है अर्थशास्त्री चाणक्य, हर्ष चरित और कादम्बरी के बाण भट्ट है, ठीक है। महाभाष्य के पतंजलि है, कुमार संभवन,
अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम इनके लेखक कालिदास हैं। स्वपनवासवदत्तम और प्रतिगा योगधरायण इनके भाष्य हैं। नागानंद नर्तनावली प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के हर्षवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? तो 17 बार सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसको नष्ट किया था महमूद गजनवी ने, और अंतिम बार जब उन्होंने आक्रमण किया इस मंदिर पर गुजरात में वो किया था 1025 में। और उस समय 1025 में जब महमूद गजनवी ने अंतिम बार आक्रमण किया गुजरात में, तब उस क्षेत्र का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था, जो भाग गया था वहां से। भीम प्रथम उस क्षेत्र का शासन करता था। सवाल पूछा जाता है महमूद गजनी इनके दरबारी कवि कौन थे? तो फिरदौसी महमूद गजनी के दरबारी कवि था। और ये महमूद गजनी है, ये अफगानिस्तान का राजा था, 999 से 1030 ईस्वी तक रहा था वहां पर। किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की नाकाम कोशिश की थी? तो मुगल शासक औरंगजेब। और कैलाश मंदिर कौन सा? जो एलोरा में है। एलोरा में कैलाश मंदिर है, जो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा भगवान शिव की मंदिर के रूप में बनाया गया है। कैलाश पर्वत के अनुसार है, केवल एक ही पत्थर है, एक ही शिला से बना हुआ काफी बड़ा महान मंदिर है कैलाश मंदिर, जिसको औरंगजेब ने कोशिश की थी तोड़ने की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो कैलाश मंदिर एलोरा औरंगजेब राष्ट्रकूट के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट यहाँ पर मृणालिनी साराबाई किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? तो ये सभी प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। मृणालिनी साराबाई है, भरतनाट्यम की है। और प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के आप डांसर देखेंगे, ये आपके सामने है। ये जीडी में सवाल आया था, रिपीट हुआ था। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के डांसर में रुक्मणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम की, रुक्मणी देवी याद रखिएगा भरतनाट्यम, पंडित बिरजू महाराज ये कथक के हैं, उदय शंकर फ्यूजन, कैलूचरण मोहपात्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले सेट में जरूर देखने को मिलेगा। कैलूचरण मोहपात्र आप कहेंगे ओडिसी, कैलूचरण मोहपात्र ओडिसी, रुक्मणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी, गुरु वेम्पति चना सत्यम कुचिपुड़ी है। वेम्पति चना सत्यम का आज पूछा था, जो पद्म अवार्ड देकर। सोनर मान सिंह भरतनाट्यम के ओडिसी के भी हैं। पद्म सुब्रमण्यम है ये भरतनाट्यम। सोवना नारायण कथक की हैं। श्रीमंता शंकर देव याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीमंता शंकर देव क्षत्रिय। और मृणालिनी साराबाई हैं ये भरतनाट्यम और कथकली, विशेषकर भरतनाट्यम। कलामंडलम कलानी अम्मा मोहिनीअट्टम की इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की है। वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी की है। तंजौर बाल सरस्वती भरतनाट्यम की। कुमारी कमला कथक की। और अल्लार मेल वेली भरतनाट्यम। नेक्स्ट वाला है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किनके मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? लखनऊ पैक्ट का पूछा है, तो लखनऊ पैक्ट याद रखना है 1916 में हुआ है। तो प्रमुख यहाँ पर आपको याद रखना फैक्ट, 1916 में लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। मुस्लिम लीग प्लस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य हुआ है लखनऊ समझौता। ये समझौता 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता, अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन आपको पूछे हैं तो ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में। और इस अधिवेशन में जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है, इसमें ग्रम दल और नरम दल कांग्रेस एक साथ लाया गया था। तो अलग कब हुई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल गरम और नरम दल में बंट गई थी, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों को विलय किया गया। लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो ये अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो द वुड्स डिस्पैच है 1854, इसमें प्रमुख रूप से क्या याद रखना है? वुड्स डिस्पैच, एक तो ये शिक्षा का है, सेकंड थिंग ये 1854 में चार्ल्स वुड्स ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को, तो वुड्स डिस्पैच में डलहौजी का नाम वुड और डलहौजी को एक पत्र भेजा था 1854 में। इस पत्र में इन्होंने 1854 में सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल से उसमें जो स्थानीय भाषा है उसको शुरू किया जाए, और इससे आगे उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय की शिक्षा में अंग्रेजी भाषा है वो प्रमुख रूप से तवज्जो दी जानी चाहिए। तो ये अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा द वुड्स डिस्पैच 1854, चार्ल्स वुड्स, लॉर्ड डलहौजी, जरूर याद रखिएगा। अब वुड्स डिस्पैच का नाम आया तो एक प्रीवियस एग्जाम में एनटीपीसी में सवाल आया था थीसिस ने कि ब्रिटेन वुड्स समझौता, ये अलग है हालांकि, ब्रिटेन वुड्स समझौता ने कौन से महत्वपूर्ण संगठन बनाए? तो आईएमएफ और विश्व बैंक इसी समझौते से बने हैं। वुड्स समझौता, ब्रिटेन वुड्स समझौता अलग है, वुड्स डिस्पैच अलग है। जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है, जैसे ही पानी नदी का मैदान में आता है तो इस प्रकार सर्पिलाकार वो मुड़ जाती है। तो ये मुड़ना है,
इसे मेंढर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेंढर। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, जो 22 अक्टूबर 2022 को बनी है इटली की प्रधानमंत्री। इससे पहले सेकंड सेट में आपको यूके के जो 44 दिन प्रधानमंत्री रहे थे उनका पूछा यहाँ पर इटली का। तो लेटेस्ट जो 2022 में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने हैं आसपास के जो भी इंपॉर्टेंट देश कंट्रीज हैं उनका जरूर याद रखिएगा कौन पीएम बने हैं जो बड़ी कंट्रीज हैं। आईवीएफ की फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके लिए आईवीएफ प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जो डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब में महिला का जो एग है और पुरुष का जो शुक्राणु है उसके मध्य निषेचन कराया जाता है, यानी शरीर के बाहर ये क्रिया होती है, फिर 5 दिन बाद शरीर के अंदर एंटर कराया जाता है। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, यानी राज्य है। आर्टिकल 44 क्या है? डीपीएसपी है, यानी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ये राज्य का होगा कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा राज्य। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी को हुआ था 1950 को, और इसकी शुरुआत चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष यानी 25 जनवरी 2011 को उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। प्लांट्स के पत्तियों में क्या होता है? प्लांट्स के पत्तियों में पर्णहरित के कारण वो हरे रंग की होती है, और ये पर्णहरित है ना, ये पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल टेनिस प्लेइंग सरफेस? तो टेबल टेनिस में जो प्लेइंग सरफेस होती है इसकी आपको लंबाई पूछी है, ये लंबाई होती है 2.7 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये जो हाइट में होती है 36 से 76 सेंटीमीटर ये ऊंची होती है। नेक्स्ट सवाल, आभासी इमेज से संबंधित सवाल पूछा गया। वास्तविक और आभासी इमेज होती है ना, जैसे वास्तविक और आभासी इमेज की परिभाषा की बात करें कि ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो वो तो रियल है। रियल का मतलब है जैसे आप पर्दे पर उतार सकते हो, स्क्रीन पर उसे प्राप्त कर सकते हो, और जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब उनकी किरणें मिलती ही नहीं है, तो कहाँ प्राप्त होगा? तो आभासी प्रतिबिंब जिसे प्राप्त नहीं किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये आभासी प्रतिबिंब, और अवतल लेंस भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। भूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो बुत्ता कोला नृत्य है कर्नाटक केरल दोनों क्षेत्र का। तो तुलुनाडु क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र कर्नाटक और केरल इन दोनों स्टेट का क्षेत्र है तुलुनाडु क्षेत्र, वहां का है बुत्ता कोला डांस। नेक्स्ट सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द जोया फैक्टर? ये एक नोवेल है, इस नोवेल पर बाद में फिल्म भी बनी। तो इस नोवेल के जो लेखक हैं उपन्यास के वो कौन है? वो है दोस्तों अनुजा चौहान। द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ईजी वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में भी जो भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं, अब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र एक शुष्क। तो भारत में जो नम आर्द्र है ना वो ज्यादा पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती के बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती आते हैं। लगभग 60% प्लस ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनके उदाहरण से काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम सवाल आता है। एक सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में टीचर्स ने कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या कहा जाता है? तो इसे मानसून वन भी कहा जाता है। और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में जब आर्द्र या नम पर्णपाती वन देखेंगे तो साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला से सेमल, कुसुम ये इसके उदाहरण हैं। और शुष्क पर्णपाती वन में तेंदु, प्लास, अमलतास, बेल, खैर, धावड़ा उदाहरण है। ये शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन की बात करें, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार में बबूल, बेर, खजूर, नीम, खैर, खेजड़ी, प्लास, खास है। विशेषकर इनके उदाहरण से सवाल आता है। आर्द्र पर्णपाती वन साल, सागौन ये आर्द्र है, तेंदु, प्लास, अमलतास ये शुष्क है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखो, दिमाग में फिट करो, रटो इनको। उष्ण कटिबंधीय सदाबार और अशदाबार वन है रोजवुड, महुगनी, एनी, एबनी, इनके उदाहरण से आता है, इसलिए बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं। आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो ये जून 2022 का। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का पूछा जा रहा है। आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के पावर हाउस के रूप में इसके लिए जो विजन शुरू किया है आरबीआई ने वो है पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट। तो पेमेंट विजन 2025 दस्तावेज को 5 प्रमुख लक्ष्यों को इसमें शामिल हुआ है। 5 प्रमुख लक्ष्यों में अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थानीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण है। तो ये विजन है डिजिटल भुगतान की संख्या को बढ़ाना, वो भी बढ़ाकर 3 गुना वृद्धि करना। ये पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट आरबीआई का है। कौन सा मोटा अनाज? मोटा अनाज जिसे मिलेट्स आप बोलते हो, तो मिलेट्स हैं, इसमें ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सभी मिलेट्स हैं। मिलेट्स में भी एक सबसे बेस्ट मिलेट, पॉजिटिव मिलेट जिसे श्री धान्य मिलेट कहा जाता है। श्री धान्य मिलेट में 5 मिलेट आते हैं, कंगनी, कोडो, कुटकी, सावा
और ब्राउन टॉप। तो ये मिलेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फाइबर्स होता है। मेंढक की ट्र ट्र की आवाज़ को क्या कहते हैं? मेंढक की टर टर की आवाज़ को कहा जाता है क्रूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रूक। रोमन राइन्स का संबंध किस स्पोर्ट से हैं? तो ये रेसलिंग के हैं, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के प्लेयर हैं, WWE के हैं।